नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। आप जैसे कि आप पिक्चर में आप देख ही रहे हैं कि शरद पवार और संजय पुगलिया आजकल जो इन्होंने एनडीटीवी पर जो एक साक्षात्कार इनका हुआ है, हम सभी जानते हैं कि एनडीटीवी इस समय अडानी अडानी की कंपनी हो चुकी है कि अडानी ने उसे टेक ओवर किया हुआ है। और अडानी के चैनल पर बैठकर शरद पवार ने जो कुछ भी कहा वो भी मायने रखते हैं, उसका भी अपना एक मतलब निकल के आता है। हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं सब पहलुओं को परत दर परत उसे समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके क्या मायने हैं, क्या हो सकते हैं। पहले तो हम बात करते हैं संजय पुगलिया जी का। संजय पुगलिया एक बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, होंगे। चूंकि आज की तारीख में वो किसी की नौकरी करते हैं और घर चलाना भी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो जब आप किसी की कंपनी में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप उसके विरोध में तो आप कुछ कहेंगे नहीं, करेंगे भी नहीं। तो संजय पुगलिया जी का भी अपना एक अपनी मजबूरियां होंगी कि सवाल भी वैसे ही पूछे जाएं और उसी तरह के पूछे जाएं कि सामने वाला उसे उसी तरह से जवाब दे और उसका एक बैलेंस्ड जो बोलते हैं वो उस तरह का जवाब हो। तो शरद पवार जी ने ठीक वैसा ही कार्य किया है। संजय पुगलिया जी जो हैं, इसके पहले जब आज तक जब चैनल जब शुरू हुआ था तो उसमें एसके सिंह साहब थे जो थे एडिटर, उनके मातहत इन्होंने काम किया था। उन्हीं के तहत इन्होंने पत्रकारिता की अपने एक तरह से शुरुआत की थी या पत्रकारिता को अपने चरम पर पहुंचाया था। उसके बाद अनेक चैनल से होते हुए वो एनडीटीवी में पहुंचे। आज एनडीटीवी में उनकी वही हैसियत है जो कुछ दिनों पहले प्रणव रॉय की हुआ करती थी। आज एनडीटीवी में संजय पुगलिया जी एक डायरेक्टर के पद पर सुशोभित हैं, जो कहना उचित होगा कि ये अडानी का चैनल है। अब अडानी का चैनल है और अडानी मैं है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा संजय पुगलिया जी के बारे में। क्योंकि जब हम कुछ बात करते हैं किसी के बारे में तो हमें उसकी पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कितना निष्पक्ष हो सकता है। क्या निष्पक्ष होना हो सकता है वो वहां पर काम करता हो, नौकरी करता हो, लेकिन क्या उसके अपने सिद्धांत हैं, जीवित हैं? अगर सिद्धांत जीवित होंगे तो वो अपने कार्य को प्राथमिकता देगा, अपने काम को प्राथमिकता देगा। लेकिन यदि उसकी नैतिकता ही नहीं होगी तो कार्य नहीं सब। क्योंकि जो हम जब किसी की नौकरी कर रहे होते हैं तो नौकरी प्राथमिकता होती है, ना कि काम। तो अब आइए देखते, ये अब देखिए शरद पवार जी। शरद पवार जी ने कुछ जो अपने इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ भी कहा, उन्होंने कई बातों कई पहलुओं पर ध्यान, ये जब उनसे ये पूछा गया कि आप हिंडनबर्ग को जानते हैं, शरद पवार जी एनसीपी में हैं, उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि जो बजट सत्र जो था वो पूरी तरह से पानी में धुल गया, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा ये जो चीजें जो हो रही हैं ये सही नहीं है, ये होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इससे वोट नहीं मिलता। बात को गौर करिएगा, भ्रष्टाचार इस तरह के मुद्दों से वोट नहीं मिलता। मतलब इनका साफ है कि हम जो राजनीति करते हैं, जनता ने आपको जीत कर, जो विपक्ष में आप जीत कर वहां बैठे हैं और लोकसभा में राज्यसभा में आप लोग वहां पर हैं, तो वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं? आप जनता की करते हैं। आपको वहां पर बैठने का जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से आपको दिया जाता है और आप कहते हैं कि उससे वोट नहीं मिलता, तो अपने आप में हास्यास्पद है। शरद पवार जैसे मजे हुए राजनीतिज्ञ जो अपने 5 दशक से भी ज्यादा राजनीतिक जीवन जी चुके हैं, जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा उन्होंने राजनीति में अपना समय निकाला है। राजनीति उन्हीं के घर से शुरू होकर और उन्हीं के घर तक खत्म होती है। इस तरह के व्यक्ति है, इस तरह के व्यक्तित्व वाला अगर व्यक्ति अगर ऐसा कहे तो हास्यास्पद लगता है। कि अडानी पर जब उनसे सवाल पूछा कि आप हिंडनबर्ग को जानते हैं,
तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। जब आप हिंडनबर्ग को, आप इस तरह की बातें करते हैं, आप राजनीति में हैं, आप हर वो चीज पे जानते हैं, आप लोकसभा के सदस्य हैं, और उसके बावजूद यदि आप इस तरह की बातें कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं। हमने पहले भी आपको कहा, हिंडनबर्ग वो संस्था है जो शॉर्ट सेलिंग संस्था है, जो मुनाफा कमाने के लिए काम करती है। उसने जो भी रिपोर्ट पेश की, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो उन्होंने अडानी को लेकर जो रिपोर्ट पेश की, उसी रिपोर्ट के आधार पर उनकी क्रेडिट रेटिंग गई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी क्रेडिट रेटिंग गई है, उनके लोन सैंक्शन जो हुए थे वो कैंसिल हो गए हैं उसी रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि उन्होंने उसमें जो सवाल उठाए गए हैं आज तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला। और शरद पवार जी कहते हैं कि ये इसके ऊपर जेपीसी नहीं बैठनी चाहिए। उन्होंने कहा उस जमाने में भी टाटा बिरला पर भी लोग सवाल उठाते थे। मैं भी अगर नहीं तो 85 से लेके आज तक मैंने भी देखा है, टाटा बिरला पर तो मैंने सवाल उठते हुए नहीं देखा है, और इस तरह के इतने संगीन सवाल उठते हुए नहीं देखा। अब शरद पवार जी अगर कह रहे हैं तो उसे आप सभी को मानना पड़ेगा कि वो क्यों कह रहे हैं। और वो जिस तरह से उन्होंने अडानी का बचाव किया है, इस तरह से तो बचाव नरेंद्र मोदी ने भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी अडानी को इस तरह से बचने का बचाव के पक्ष में नहीं आए जिस तरह से शरद पवार है। और हम सभी जानते हैं कि 2014 के पहले अडानी और शरद पवार के भी रिश्ते बड़े अच्छे थे, बड़े मधुर थे, बड़े मीठे थे। वो कौन भूल सकता है, वो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हमारे विश्व गुरु इसी अडानी के हवाई जहाज में आराम फरमाया करते थे। शरद पवार जी के साथ 2014 के पहले इनकी भी राजस्थान में गुप्त मीटिंग हुई थी 3 दिनों तक, ये सभी को पता है। उस समय के मीडिया अखबारों में ये सारी चीजें जब आई थी, और वो क्यों शरद पवार अडानी पर जेपीसी नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि इस पे जेपीसी से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर इन्हीं के लोग होंगे। अब मुझे ये बताइए, इन्हीं के लोग तो होंगे, इसका मतलब है कि जांच ना हो? अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, किसी तरह का अगर आरोप लगा है, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर इन्हीं के लोग हो, इसमें आपके भी लोग होंगे और भी लोग होंगे, वो बातें तो सामने बाहर निकल के आएंगी कि क्या वास्तु स्थिति क्या थी, क्यों अगर इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप सही हैं या गलत हैं, इस तरह की बातें तो सामने निकल के आनी चाहिए। क्यों ये सरकार भाग रही है? और मुझे समझ से परे है कि शरद पवार जैसा व्यक्तित्व वाला आदमी इस तरह से ऐसी बातें क्यों कह गया। अब संसद का जो बजट सत्र जो चल रहा था, जो नहीं चलने दिया गया, जो विपक्ष ने जेपीसी की मांग की, उसमें इनके भी सांसद सदस्य थे जिन्होंने जेपीसी की मांग की, और उन्हीं के मुखिया अडानी के चैनल पर बैठकर अगर वो ये बातें कह रहे हैं, तो एक बात तो सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि शरद पवार जी को ये बातें कहनी पड़ रही हैं। तो सवाल तो अपने आप में बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब अनुत्तरित है जब तक कि इन सभी की जांच ना हो जाए। शरद पवार जी ने क्यों कहा कि इस पर जेपीसी नहीं बैठनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए? हमारे समय में टाटा बिरला पर भी इस तरह के सवाल हुआ करते थे। तो अगर सवाल हुआ करते थे उस समय भी, मुझे याद है जब बोफोर्स का जब ये हुआ था तो जेपीसी बैठी थी और सरकार चली गई थी। इन्होंने कहा इसका कोई फर्क, इसका मतलब नहीं बनता, जेपीसी अगर बैठती भी, अगर कुछ होगा भी तो कुछ होने वाला नहीं है। केतन पारिक के समय में, अटल जी के समय में भी जब जेपीसी बैठी थी तो उन्हें दोषी ठहराया गया था और सजा भी हुई थी। तो इस तरह की बातें कहना अनर्गल है, गलत है। शरद पवार जैसे व्यक्तित्व वाले आदमी, इंसान से हम ऐसा हम ये नहीं कर सकते। इस तरह का मैं तो कम से कम ये नहीं ये कर सकता कि इनके साथ ये हो। मैं उम्मीद करता हूं कि शरद पवार जी ने जो भी कहा है वो उस चैनल पर बैठकर कहा है, जो चैनल उनका उसी मालिक का चैनल है, तो उसी हिसाब से कहा होगा, क्योंकि अब उम्र भी हो चली है, वो ताकत भी नहीं होगी सत्य बोलने की। और हम सभी जानते हैं कि सफेद कॉलर के पीछे भी दाग होते हैं, तो उसे भी, उस दाग को नहीं भी दिखने देना है, तो कहीं ना कहीं
उसे उस दाग को भी बचाना है। तो सच बोलने का जो खामियाजा होगा वो भुगतना पड़ेगा। कहीं अगर 2024 में ये सरकार अगर रिपीट हो गई तो मुश्किल में साहब भी पड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस लोकतंत्र में जनतंत्र ही जीतेगा और जो सवाल खड़े किए गए हैं वो सवाल का सारे सवालों का जवाब जनता को मिलेगा और जनता ही अंत में सर्वोपरि है लोकतंत्र में। और मेरी उम्मीद यही है आप सभी से है कि जो शरद पवार जी ने कहा आप उस पूरा इंटरव्यू को सुनिए और देखिए और समझने की कोशिश करिए। और जो सवाल उठाए जा रहे हैं क्या उन सवालों का जवाब मिलना नहीं चाहिए? मेरा यही सवाल है। मैं कोई किसी तरह का निर्णय नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि जो सवाल उठे हैं जनता को जानने का पूरा हक है, अधिकार है कि क्योंकि जनता ने ही जीत कर इन लोगों को वोट देकर चुनकर उन्हें उस जगह पर बिठाया है। इसलिए नहीं बिठाया कि वो अपने फायदे के लिए काम करें, अपने कुछ मित्रों के लिए काम करें। वो वहां पर उन्हें भेजा गया है तो जनता के हित की काम करे, जनता के हितों की रक्षा करे। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के मुद्दे इस मुद्दे पर वोट नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि जनता को लावारिस छोड़ दिया जाए। जनता का एक वर्ग है जो चाहता है कि इसका जवाब मिले और मिलना भी चाहिए। उस वर्ग को कम से कम जवाब मिलना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का जो लोगों ने इसे देखा। मैं क्या कहूं, आप सबका शुक्रिया।